एक बार फिर से आपका अपने बायोलॉजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मानव में प्रजनन तंत्र की, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर अपने पास में एक शब्द आता है जनन, और जनन की अगर मैं बात करूँ तो री प्लस प्रोडक्शन से मिलकर बना होता है। री मतलब होता है नया, प्लस प्रोडक्शन मतलब होता है बनाना, नया उत्पाद बनाना। तो यहाँ पर अपनी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? प्रत्येक जीव अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, जनन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मनुष्य में जो जनन पाया जाता है वो लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, मनुष्य जो होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है। तीसरी बात, मनुष्य के अंतर्गत लैंगिक द्विरूपता पाई जाती। ठीक है गाइस। तीसरी बात, मनुष्य जो होता है वो जरायुज प्राणी होता है, अर्थात शिशुओं को जन्म देता है, जबकि शिशुओं को जन्म देता। एक होता है अपने पास में अंड प्रजक, जो अंडों को जन्म देते हैं, अर्थात अंडों से संतान का निर्माण होता है। ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे, जनन में बात करते हैं। फर्स्ट जो अपने पास में आता है वो नर प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गाइस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके अंतर्गत निम्न भाग पाए जाते हैं जो सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? नर प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे नर जनन तंत्र के अंतर्गत एक बात करें सीधी सी, पहला जो भाग पाया जाता है वृषण कोश का पाया जाता है। सेकंड जो भाग होता है यहाँ पर वो वृषण का होता है। ठीक है, थर्ड जो भाग होता है शुक्र वाहिका का होता है। फोर्थ जो पार्ट होता है यहाँ पर वो होता है शुक्र वाहिनी का होता है। फिफ्थ जो पार्ट होता है यहाँ पर शुक्राशय का होता है। सिक्स्थ जो पार्ट होता है वो स्क्लन वाहिका का होता है। सेवंथ जो पार्ट होता है वो मूत्राशय का होता है। और एट जो पार्ट होता है वो यहाँ पर सिसन या पेनिस का होता है। इस शुक्रवाहिका को अपन शुक्र जनन नलिका भी कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात इन 8 पार्टों से गुजरा जाता है। इसके अलावा मनुष्य के अंतर्गत 2 प्रकार की सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती है। या मैं सीधी सी बात करूं कि प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, फर्स्ट जो पार्ट स्टार्ट करता हूँ मैं करता हूँ वृषण कोश का। अर्थात वृषण कोश क्या होता है? देखो गाइस, वृषण कोश की अगर अपन बात करें तो वृषण कोश जो होता है त्वचा से बनी हुई एक थैलेनुमा संरचना होती है। एक थैलेनुमा संरचना होती है जो उदर गुहा के नीचे शरीर से बाहर की ओर दोनों टांगों के बीच में स्थित होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बात करेंगे वृषण का जो भीतरी भाग होता है, अर्थात भीतरी स्तर जो होता है वो गैल्टोस पेशियों से मिलकर बना होता है। डाल्टोस पेशियों से मिलकर बना होता है। ये जो डाल्टोस पेशियां होती है वो तापमान नियंत्रण का कार्य करती है यहाँ पर। ठीक है, अर्थात अपन ने देखा है कि वृषण कोश जो होते हैं सिकुड़ते भी हैं और प्रसारित भी होते हैं। ये जो सारे कार्य होते हैं वो किन पे निर्भर करते हैं? डाल्टोस पेशियों के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके अलावा वृषण कोश की बाहरी सतह पर रोम पाए जाते हैं, अर्थात बालों का आवरण पाया जाता है।
ये जो बाल होते हैं वो ताप नियंत्रण का कार्य करते हैं, ताप नियंत्रण का कार्य करते हैं। इसी कारण वृषण कोश का उदर गुहा का तापमान, अर्थात वृषण कोश का तापमान उदर गुहा की अपेक्षा कम होता है, और कम कितना होता है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। ठीक है। दूसरी मैं बात करूं कि प्रत्येक वृषण कोश के अंतर्गत एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। एक जोड़ी का मतलब 2 वृषण यहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थात इनका जो तापमान होता है वो क्या होता है, कम रहता है। अर्थात यहाँ वृषण के अंतर्गत शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है, अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। अब जो बात करते हैं अपन, जो बात करते हैं नंबर 2 की, वृषण की बात करते हैं। वृषण की मैं बात करूं तो वृषण जो होते हैं वृषण कोश में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एक जोड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है। वृषण की बात करें तो नर जनन का प्राथमिक जनन अंग होता है, अर्थात प्राथमिक जो जनांग होता है वो वृषण ही होता है। ठीक है। इसके अलावा वृषण की मैं बात करूं तो हल्के गुलाबी रंग का होता है। ठीक है। दूसरी बात, अंडाकार होता है। लंबाई की मैं बात करूं तो 4 से 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है। ठीक है। प्रत्येक जो वृषण होता है वो सघन आवरण के द्वारा घिरा रहता है, अर्थात उसके चारों ओर वृषण कोशों का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा वृषण की मैं बात करूं तो वृषण में लगभग 250 कक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें अपन वृषण पालिया कहते हैं। ठीक है। ये जो वृषण पालिया होती है, इनके अंतर्गत, इन पालियों के अंतर्गत शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है वो शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है। शुक्र जनन नलिकाओं की बात करें तो इन शुक्र जनन नलिकाओं को रेता नलिकाएं भी कहते हैं, रेता नलिकाएं भी कहते हैं। इन रेता नलिकाओं को अर्थात वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, अर्थात ये संरचना भी कर सकती हैं और क्रिया भी करती है। अर्थात महत्वपूर्ण जो संरचना होती है वो यही होती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य किया जाता है। अब जो अपन बात करते हैं वो आती है अपने पास में नंबर 3 करके, शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाओं की सीधी सी बात करें तो अपने पहली बात कर ली कि इनको रेता नलिकाओं के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दूसरी बात अपन ने इसकी कर ली कि ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। किसकी होती है ये? वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इन शुक्र जनन नलिकाओं में 2 स्तर पाए जाते हैं। एक जो स्तर होता है वो ट्यूनिका प्रोपिया का बना होता है, दूसरा जो होता है वो जनन उपकला का बना होता है। ट्यूनिका प्रोपिया की अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है वो संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है, अर्थात कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। इनके अंतर्गत रक्त की नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की कोशिकाओं के कई समूह पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है। जनन उपकला की मैं बात करूं तो जनन जो उपकला होती है वो शुक्र जनन नलिका का भीतरी स्तर होता है, अर्थात आंतरिक स्तर होता है, और ये भी 3 भागों के अंतर्गत 2 भागों के अंतर्गत डिवाइडेड रहता है। एक जो होती है वो तो होती है शुक्राणु जनन कोशिका, एक होती है सर्टोली कोशिका। शुक्राणु जनन कोशिकाओं की बात करें तो ये अपने आप में द्विगुणित होती हैं। ठीक है। और समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं को विभाजित करने का कार्य करती है, अर्थात 2 कोशिकाएं हैं उनको 4 पुत्री कोशिकाओं में बदलने का कार्य
करती है। सेटोली कोशिकाओं की बात करें तो इन कोशिकाओं को नर्स कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये जो कोशिकाएं होती हैं वो शुक्राणुओं को पोषण व आलंबन प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये जो सभी शुक्रजनन नलिकाएं होती है ये वृषण के पृष्ठभाग में अनेक आकार के जालनुमा संरचना बना लेती है। ये जो जालनुमा संरचना होती है इन्हें अपन वृषण जालक कहते हैं, वृषण जालक कहते हैं। और इन वृषण जालकों से 15 से 20 नलिकाएं निकलती है, इन्हें अपन कहते हैं अपवाही नलिका भी कहते हैं। ठीक है गाइज, इसके अलावा इसका जो तीसरा पार्ट होता है उसे अपन अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण की मैं सीधी सी बात करूं तो शुक्र वाहिनी कुंडलित होकर वृषण के किनारे पर किसका निर्माण करती है? अधिवृषण का निर्माण करती है। शुक्र वाहिनी जहां से कुंडलित होगी वहां से वृषण के किनारे पर अधिवृषण का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। जो मनुष्य के अंतर्गत अधिवृषण पाए जाते हैं वो लगभग 6 मीटर लंबी शुक्र वाहिनी के अंतर्गत अति कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं। इसका जो इनकी जो संरचना का डिस्कशन करेंगे वो अपन इसे समझने के बाद में करेंगे, थ्योरी के बाद में, क्योंकि तब अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं बात करूं, शुक्राणुओं को कुछ समय के लिए पोषण व आलंबन प्रदान करने का जो कार्य है वो अधिवृषण के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, अगर किसी कारणवश शुक्राणुओं का स्खलन न होता है तो उनका जो अपघटन होता है, नष्ट जो होता है, वो कहाँ पर हो जाते हैं? अधिवृषण के अंदर ही हो जाते हैं। और जो तरल भाग होता है शुक्राणु का, उसका अधिवृषण के द्वारा ही क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, चौथे पॉइंट की मैं यहाँ बात करता हूँ तो चौथा जो पॉइंट आता है अपने पास में शुक्र वाहिनी का आता है। शुक्र वाहिनी की मैं बात करूँ तो सीधी अपने से बात आती है कि अधिवृषण भाग से एक नली के समान संरचना निकलती है जिसे अपन क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनी कहते हैं। और ये जो शुक्र वाहिनी होती है वो अधिवृषण भाग से निकलकर वृषण नाल से होते हुए उदर गुहा के अंतर्गत पहुंचती है और मूत्र वाहिनी के चारों ओर घूमकर शुक्राशय के अग्रभाग से जुड़ जाती या शुक्राशय के अग्रभाग में खुलती है। क्यों? क्योंकि शुक्र वाहिनी जो होती है वो अधिवृषण से शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती है। शुक्र वाहिनी का जो आंतरिक जो स्तर होता है वो रोम युक्त होता है। ठीक है, शुक्राशय की अगर मैं बात करूं तो शुक्र वाहिनी जो शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जा रही है वहां पर शुक्राणुओं को सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात उनको वहां पर संग्रहित कर लिया जाता। अब बात करते हैं अपन पांचवें पॉइंट की, शुक्राशय की। शुक्राशय की अगर मैं बात करूं तो शुक्राशय की जो संरचना होती है वो थैले नुमा होती है। ठीक है, ये जो शुक्राशय है वो नर की एक सहायक लिंग ग्रंथि भी होती है, सहायक लिंग ग्रंथि भी होती है। यहाँ पर सीधी सी मैं बात करूँ, शुक्राशय के अंतर्गत शुक्राणुओं का संग्रहण किया जाता है, अर्थात शुक्र वाहिनी शुक्राणुओं को लाकर शुक्राशय में छोड़ देती है और वहाँ पर उसका क्या कर लिया जाता है? संग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा एक क्षारीय द्रव स्रावित किया जाता है। ये जो क्षारीय द्रव होता है वो लगभग वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। इस अगर मैं द्रव की बात करूं तो इसमें इसके अंतर्गत एक प्रकार की शर्करा और 2 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है। जो शर्करा होती है वो तो होती है फ्रक्टोज शर्करा, दूसरी जो पाई जाती है वो प्रोक्टोग्लैंडिस
प्रोटीन पाई जाती है। तीसरी जो पाई जाती है सेमिनो जेलिनिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। फ्रक्टोज जो शर्करा होती है वो स्पर्म्स को, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। वहीं पर जो प्रोक्टोग्लैंडिस जो प्रोटीन होती है वो शुक्राणुओं को गर्भाशय में क्रमाकुंचन गति का उत्पन्न करती है या गर्माकुंचन गति के लिए प्रेरित करती है। अर्थात शुक्राणु जैसे ही मादा की योनि के द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं वहां पर जो गति करवाई जाती है, जो उत्पन्न होती है गति, वो प्रोक्टोग्लैंडिस प्रोटीन के द्वारा होती है ताकि शुक्राणु जो है वो आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है। इसके अलावा जो सेमिनोजेनिल प्रोटीन जो होती है वो स्पर्म्स को या शुक्राणुओं को वीर्य को गाढ़ा बनाती है। ठीक है। इसी के बाद में एक और जो वाहिनी आती है वो अपने पास में आती है स्क्लन वाहिनी, एजुकुलेटरी डक्ट। ये जो स्क्लन वाहिनी होती है जो शुक्राशय से मूत्र मार्ग तक, शुक्राशय से मूत्र मार्ग तक वीर्य पहुंचाने वाली नली के समान संरचना होती है। इसे अपन क्या कहते हैं? स्क्लन वाहिनी कहते हैं। सीधी सी बात करें, शुक्राशय से मूत्र मार्ग तक वीर्य को पहुंचाने वाली जो नली होगी उसे अपन क्या कहते हैं? स्क्लन वाहिनी कहते हैं। 7 जो पॉइंट आता है वो अपने पास में आता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग की मैं बात करूं तो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर त्यागने हेतु सिसन के ठीक नीचे और ठीक बीच से नली समान मार्ग गुजरता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। सीधी सी मैं बात करूं कि मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर त्यागने हेतु सिसन के ठीक बीच से नली समान मार्ग गुजरता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। चूंकि स्क्लन वाहिनी भी इसी मूत्र मार्ग से आकर खुलती है अतः इसे मूत्र जनन मार्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्क्लन वाहिनी जो होती है वो कहाँ आकर खुलती है? मूत्र मार्ग में आकर खुलती है, इसलिए इसे मूत्र जनन मार्ग भी कहा जाता है। यह मार्ग जो होता है वो एक छिद्र के द्वारा जो बाहर निकलता है उसे मूत्र जनन छिद्र भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपना जो 8वां जो पॉइंट है वो अपना आता है सिसन। सिसन की मैं बात करूं तो सिसन जो होता है वो पुरुषों का बाहरी जननांग होता है। बाहरी जननांग होता है। सिसन को इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। ठीक है। बाहरी जननांग होता है जो विशेष प्रकार के उत्कों से मिलकर बना होता है। विशेष प्रकार के उत्कों से मिलकर बना होता है। ठीक है। सिसन उठान की सहायता से वीर्य को सेचन करना या वीर्य को बाहर त्यागने में आसानी होती है। ठीक है। सिसन की मैं बात करूं तो सिसन के अंतर्गत 3 डोरियां पाई जाती है जिनमें से 2 डोरियां तो पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, एक जो डोरी होती है वो अधर सतह पर पाई जाती है। ठीक है। इनमें से जो पृष्ठ सतह पर डोरी पाई जाती है उसे तो अपन कहते हैं कार्पोरा केवर्नोसा, जबकि जो अधर सतह पर पाई जाती है उसे अपन कहते हैं कार्पस स्पोंजियोसम। इन दोनों डोरियों का अलग अलग कार्य होता है। पहले अगर अपन मैं बात करूं कार्पोरा केवर्नोसा की,
कार्पोरक कैवर्नोसा की अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है वो संयोजी ऊतकों से अर्थात कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। इनके अंतर्गत रक्त कोटर पाए जाते हैं। ठीक है। प्रारंभ में जो शिशन की जो पेशियां होती है वो स्थिर अवस्था में होती है, परंतु जैसे ही लैंगिक उत्तेजना होती है अर्थात लैंगिक जनन जब होता है, उत्तेजना के समय इन रक्त कोटरों के अंतर्गत रक्त भर जाता है, जिससे शिशन का जो आकार है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिससे वह कठोर भी हो जाता है। सीधी सी मैं बात करूं, कार्पर कैवर्नोसा जो होता है वो तंतु में संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है। इनमें पेशीय आवरण पाया जाता है, इनमें रक्त कोटर भी उपस्थित होते हैं, अर्थात प्रारंभ में जब जो शिशन होता है उनकी पेशियां जो होती हैं स्थिर अवस्था में होती है, परंतु लैंगिक उत्तेजना जब होती है तो रक्त कोटरों के अंदर रक्त आकर भर जाता है, जिससे शिशन का आकार जो होता है वो लंबा हो जाता है और यह कठोर भी हो जाता है। शिशन का अग्रभाग जो होता है वो शिशन मुंड कहलाता है, अर्थात ग्लैंडस पेनिस कहलाता है। यह जो भाग होता है वो कार्पस स्पोंजियो सम से मिलकर बना होता है। शिशन मुंड के जो अंदर होता है एक त्वचा का आवरण पाया जाता है या त्वचीय आवरण पाया जाता है, जिसे हम मुंडाच्छद कहते हैं, अर्थात प्रीपस कहा जाता है। यह जो मुंडाच्छद होता है लैंगिक उत्तेजना के समय अर्थात जब लैंगिक उत्तेजना होती है उस समय शिशन मुंड से हट जाता है। मुंडाच्छद कहाँ पाया जा रहा है, शिशन मुंड के ऊपर पाया जाता है, और जैसे ही लैंगिक उत्तेजना होगी वो शिशन मुंड से हट जाता है, और जब शिशन की सहायता से मैथुन की क्रिया होती है उस टाइम पे शुक्राणुओं को मादा की योनि के अंदर क्या करवाया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। ठीक है। जैसे ही मुंडाच्छद हटता है लैंगिक उत्तेजना के समय और मादा की योनि के अंतर्गत मैथुन की क्रिया जब होती है तो मादा की योनि के अंतर्गत शुक्राणुओं को वहां पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे डायग्राम से कि इनका डायग्राम कैसा होता है, शुक्रजनन नलिकाएं कैसे पाई जाती है, वृषण कहाँ पाए जाते हैं, अधिवृषण कहाँ पाए जाते हैं, शुक्राशय कहाँ स्थित होता है, और इनकी कुछ सहायक ग्रंथियां बच गई है जो डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर।